सपने हो तो वाकई एलन की तरह हर साल एक नई उड़ान और एक नया इतिहास एलन रचता है। भले ही मैं बात आईआईटी की करूं, भले ही मैं नीट की करूं, अपने ही रिकॉर्ड्स को एलन ब्रेक कर देता है जब भी रिजल्ट आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और सक्सेस जर्नी लेकर। ये स्टूडेंट पहुंचा था अपना सपना लेकर दिल्ली से कोटा और एलन के साथ जुड़कर इन्होंने अपना सपना पूरा किया है। जेईई एडवांस का रिजल्ट आया और रिजल्ट में जब नाम देखा शेखर ने अपना, निश्चित तौर पर ये खुशी हुई होगी कि जितने सालों की मेहनत मैंने की है वो वर्थ इट है। बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ शेखर का। शेखर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बात तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड वही जब रिज़ल्ट आया तो वही रिज़ल्ट देख के खुशी तो होता ही है। उसमें वही मतलब आंसर की जब चेक किए तो थोड़ा बहुत टेंशन था कि रैंक कहाँ तक जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत था। लेकिन वही जब रिज़ल्ट देखा तो उसके बाद खुशी हुई। अच्छा शेखर, आंसर की जब आपने देखी तो कितनी बार रीचेक किया था श्योर होने के लिए? मेहनत तो हम करते हैं निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बाद हमें पता चल जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि इतने मार्क्स तो मैं ले ही आऊँगा। लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट आने के बाद, रैंक देखने के बाद एक अलग ही खुशी होती है। था खुद पे भरोसा कि मैं ये रैंक ले आऊँगा? मतलब स्टार्टिंग से ही जो टीचर्स थे उनसे बात होती रहती थी, तो वो टीचर्स भी कहते थे कि हाँ, टॉप 50 टॉप 20 में तो आ जाऊँगा। अब वही है कि बीच बीच में लगता था जब एग्ज़ाम्स में एक दो बार नंबर कम आ जाते थे तो बीच बीच में कॉन्फिडेंस कम रहता था। लेकिन वही टीचर्स ने उस टाइम पे हेल्प किया, बोलते थे कि एक दो बार से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कंसिस्टेंटली जो रिज़ल्ट आ रहा है उसी से मतलब होता होगा। फिर वही जो लास्ट के एक दो महीने में रिज़ल्ट्स आए तो वो देख के लगता था कि हाँ, टॉप 50 में हो जाएगा। अच्छा शेखर, निश्चित तौर पर आपके टीचर, आपके मेंटर आपको बहुत हेल्प करते हैं। जब हमें सेल्फ डाउट भी होता है समटाइम, जब भी हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, लेकिन हमें मेंटर बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा शेखर, शुरू से जानना चाहूँगी, दिल्ली का लड़का कोटा कैसे पहुँचा? कोटा की पढ़ाई वाले माहौल के बारे में आप क्या कहोगे? एलन में साथ में पीयर ग्रुप के बारे में आप कहोगे? मतलब ये क्यों ज़रूरी है कि आप जहाँ पढ़ रहे हो आपके आसपास वाले स्टूडेंट भी आपको टक्कर देने वाले होने चाहिए? ऐसे में इस एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या कहोगे? मेरा दिल्ली से यहाँ आने का मेन रीज़न पीयर ग्रुप ही था। वहाँ पे भी पढ़ाई तो अच्छी होती थी, हुँ, लेकिन वही है कि कंपटीशन कोटा जितना नहीं है। हुँ, तो यहाँ पे आने के बाद ये एक बेनिफिट मिला कि सारे जो बेस्ट स्टूडेंट्स इंडिया के थे, वो यहीं पे रह रहे थे। तो आपस में कंपटीशन चलता रहता था, कभी उसके ज़्यादा आ गए, कभी मेरे ज़्यादा रहे। तो इस तरह से मतलब कंपटीशन रहता है तो आपको कंसिस्टेंटली एक मतलब गोल मिलता है कि आपको उसको बीट करना है या फिर उससे ज़्यादा लाने हैं। मतलब हुँ। कुल मिला के प्रोग्रेस होता रहता है। ओके, यानी कि टफ़ कॉम्पिटिशन के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि साथ में टफ़ कॉम्पिटिटिव भी होना ज़रूरी है, हाँ। जो हम पीयर ग्रुप के रूप में यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, कोटा आने का डिसीज़न आपका था या फैमिली का था? और कैसे घरवालों को मनाया कि मुझे दिल्ली से कोटा जाकर एलन जाकर ही पढ़ना है? एक्चुअली जूनियर साइंस ओलंपियाड मेरा क्लियर हुआ था, हुँ, तो मेरे को एलन की तरफ से ही कॉल आया था कि मतलब आप आ जाओ यहाँ पे, मतलब पूरा फैसिलिटी है, आप यहीं पे पढ़ो। हुँ, तो उसके बाद पहले पापा को ही कॉल आया तो मैं तो सीधे हाँ कर दी थी, क्योंकि मैंने सुना हुआ था नाम कि अच्छा है वहाँ पे पढ़ाई सब। और मतलब वही मेरे को लगा कि हेल्प भी बहुत हो जाएगी, हुँ, क्योंकि टीचर्स भी मतलब पास में ही है एकदम। हुँ। तो ज़्यादा मतलब डिसीजन तो मेरा ही था यहाँ पे आने का, लेकिन वो ये पेरेंट्स की तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं था, उन्होंने भी सपोर्ट ही किया। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके, और आपकी मम्मी क्या करते हैं? फैमिली में कौन-कौन है आपके अलावा? मेरे फैमिली में मेरे दोनों पेरेंट्स और एक सिस्टर है। हुँ, और सिस्टर फ़िलहाल तो 10th क्लास में है। ओके। और पापा पहले एयरफोर्स में थे, अभी कैनरा बैंक में है। मम्मी मेरी टीचर हैं, मैथ्स टीचर। तो क्या मैं ये समझूँ कि मैथ्स टीचर होने का आपको फ़ायदा मिला? वैसे तो देखो, माँ सबकी ज़िंदगी में एक गुरु का रोल प्ले करती ही करती हैं। माँ हमारी पहली गुरु होती है। लेकिन माँ अगर वाक़ई में गुरु हो तो कैसा होता है? एक बच्चे के लिए कितना हेल्पफुल रहा आपकी इस पूरी एकेडमिक जर्नी में? मेरी मम्मी ने हेल्प तो बहुत की, जो मेनली स्टार्टिंग वाला जो टाइम था जैसे हुँ, 7th 8th में, तो उस टाइम पे कोचिंग मतलब थी नहीं, तो उस टाइम पे मम्मी ही पूरा देखती थी। यहाँ पे आने के बाद तो टीचर्स और मेंटर्स थे तो वही मैनेज कर रहे थे। हाँ, जो सपोर्ट एक्स्ट्रा रहता था, मम्मी भी साथ में ही रहती थी तो यहाँ पे कोटा में।
तो उस वजह से मम्मी भी हेल्प कर देती थी, जैसे बाकी काम हो गए मेरे, खाना पीना हो गया, वो सारा मम्मी ही देखती थी। तो 2 साल मम्मा आपके साथ रही है कोटा में? हाँ। अच्छा, ये आपने कैसे सोचा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अकेले आना भी पसंद करते हैं, बहुत सारे अपनी मम्मी के साथ भी रहते हैं, कोई दादी या कोई नानी के साथ भी रहता है। निश्चित तौर पर अपना घर, अपना शहर जब हम छोड़ते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, आगे की प्रिपरेशन के लिए, तो मुश्किल तो बहुत होता है। लेकिन माँ को साथ ले आना कैसा था? माँ मतलब पूरा घर साथ आ गया, तो कहीं न कहीं कम्फर्ट ज़ोन लगा कोटा में ही कि क्लासेस से वापस आकर लगा कि यार घर पे ही तो हूँ, माँ साथ में है। ये कितना हेल्प करता है एक स्टूडेंट को? एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में कोटा आया तो अकेले ही रहता था। अब ये है कि 1-2 महीने, कितने महीने आप अकेले रहे यहाँ पे? यहाँ पे 5-6 महीना ऑलमोस्ट अकेला रहा हूँ। ओके, उस 11th में ना? 11th में। हुँ। उसके बाद फिर मतलब ये कि एकेडमिक लोड जैसे जैसे बढ़ा तो बाकी चीज़ों के लिए काम नहीं मिलता था और टाइम नहीं हुँ, मिलता था। हुँ। तो वही चीज़ लगा कि मम्मी होती तो हेल्प हो जाता। जैसे कि आपकी हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, हेल्प पे खाने-पीने का आप सही समय पे हो जाए, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे वो होंगे। सारा मतलब वही रूम पूरा फैला रहता था पूरे टाइम। तो उस चीज़ के लिए मम्मी फिर आई तो उससे बहुत हेल्प हुआ। वो बाकी सारे काम मम्मी देख लेती थी, मेरा बस ये था कि पढ़ाई पे फोकस करना है। तो माँ के आने से ज़िंदगी व्यवस्थित हो गई, मैं हाँ। कह सकती हूँ। जैसे आपने कहा कि सब कुछ बिखरा हुआ रहता था। अच्छा, माँ का साथ आना तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पूरे टाइम एक मेंटल सपोर्ट आपके साथ रहता है माँ के रूप में। चलिए, पढ़ाई के अलावा क्या-क्या शौक है शेखर को? पढ़ाई तो अपनी जगह है, पढ़ाई में आप हमेशा से अच्छे रहे हो, लेकिन उसके अलावा क्या हॉबी क्या-क्या है? पढ़ाई के अलावा मेरा फिजिकल एक्टिविटीज़ में तो बहुत सारे थे, जैसे बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, और मतलब 1-2 और गेम्स जैसे चेस कभी-कभी खेल लेता था। यही सारे थे। अच्छा, बास्केटबॉल खेला है तो क्या टीम बनाई है कभी खुद से? मतलब स्कूल वाले टाइम पे किया है ये सब कुछ आपने? स्कूल में तो उतना अच्छा नहीं खेलता था। तो कभी मतलब ज़ोनल्स या फिर उस लेवल पे तो नहीं खेला मैं। बस हुँ। वही मतलब वो एक हॉबी टाइप का सोसाइटी हो गया। में और ऐसे हाँ, अपनी हाँ। हॉबी के तौर पे उसे कंटिन्यू किया। अच्छा, क्रिकेट का भी शौक है आपको? मैं क्रिकेट पहले खेलता था, उसके बाद मतलब बास्केटबॉल पे स्विच ओवर किया तो उसके बाद कभी उस ओके। वापस खेला ही नहीं। अच्छा, चलिए, इतना आपका इंटरेस्ट है बास्केटबॉल में तो पूछ ही लेती हूँ, फ़ेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर तो नहीं, ऐसा मतलब कोई नहीं है। मैं मतलब वही देखता तो नहीं हूँ, बस खेलना पसंद है। ओके। अच्छा, एक स्टूडेंट को स्पोर्ट्स से क्या सीखना चाहिए? मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए लाइफ में हम पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़, अदर हॉबीज़ भी हमारी होनी चाहिए। माइंड भी एक्टिव रहता है और कहीं न कहीं मैं कहूँगी फ्रेश भी लगता है अगर हम हमारी हॉबी को कंटिन्यू करते हैं तो। तो ऐसे में क्या कहोगे स्टूडेंट के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? पढ़ाई के साथ-साथ अदर एक्टिविटीज़ कितना ज़रूरी है? नहीं, एक मतलब एक साइड में कोई एक्टिविटी करना तो ज़रूरी रहता है हुँ, पढ़ाई के साथ। आप मतलब लगातार 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर मतलब थोड़ा बहुत बोरियत हो जाती है, हुँ। थोड़ा बहुत दिमाग भी कम ही काम करता है। दिमाग भी तो थक जाता है। हाँ, हुँ। तो उस टाइम पे मतलब एक अगर कोई आपके पास और एक्टिविटी है, तो वो आप मतलब कर लो, थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई से दिमाग हटता है। उससे मतलब ये रहता है कि एक हिसाब से रिफ्रेश हो जाता है। ओके। अच्छा, एलन में दोस्त बनाए, क्लासरूम में दोस्त बने आपके, और दोस्त कितने ज़रूरी है? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना कि हम बहुत सीरियस रह के पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, कभी मस्ती भी होती है, क्लासरूम में भी होती है, क्लास जब लग रही है उसमें ब्रेक टाइम में भी मस्ती होती होगी, तो क्या कोटा आकर दोस्त बने आपके? कोटा में आके दोस्त तो बने। एक मतलब जब जूनियर साइंस कैंप क्लियर किया था तभी से 2-3 दोस्त हैं, वही मतलब अभी तक कंटिन्यू अच्छा, है। अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं। हाँ। 11th में भी वही थे और 12th में भी वही थे? वही वही सेम थे पूरा। अच्छा, दोस्त होना क्यों ज़रूरी है? एक अच्छा पीयर ग्रुप होना स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? क्या लगता है जब कोई एक ही एम के पीछे, एक ही गोल के पीछे अगर पूरा एक ग्रुप साथ में हो, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है? इसमें आप क्या कहोगे? उसमें ये फ़ायदा ज़्यादा होता है कि अगर आपका पूरा पीयर ग्रुप एक लेवल पे है, तो हुँ, एक तो कंपटीशन आप जो है ऐसा नहीं होता कि बस एक ही पूरे टाइम मतलब फर्स्ट आ रहा है। हुँ, फिर मतलब वही कि अगर लगातार कोई फर्स्ट आ रहा है, फिर आपको लगने लगता है कि इसको तो हरा ही नहीं सकते। एक हिसाब से मोटिवेशन मतलब हुँ, उसमें ख़त्म हो जाता है। हुँ, अगर पूरा पीयर ग्रुप एक लेवल पे है, तब कंपटीशन कंटिन्यूअसली चलता है। हर कोई एक मतलब थोड़े-थोड़े मार्जिन पे आप लीड ले सकते हो। हुँ, तो वही उसमें ये कि नए-नए मेथड्स बहुत मिलते हुँ। हैं। जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई और दूसरे मेथड से बना रहा है। आपको वो चीज़ पता नहीं तो आप उससे सीख सकते हो।
ये सारी चीज़ें जब पीयर ग्रुप सेम लेवल पे तो फ़ायदा बहुत होता है। मतलब एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है जब आप सेम लेवल पे होते हो तो। ओके, अच्छा, बार बार आपने ओलंपियाड को मेंशन किया। कौन कौन से ओलंपियाड्स आपने दिए हैं और कितने ज़रूरी हैं इस तरह के एग्ज़ाम देना एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक जेई स्टूडेंट के लिए? क्यों नहीं, इससे भी ये पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या किस चीज़ में मैं कितना बेहतर हूँ। और क्या आपने ओलंपियाड के थ्रू ही जाना था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मुझे आईआईटी की तरफ रुख करना चाहिए? मेरा आईआईटी का तो कंफर्म था कि मेरे को आईआईटी करना है, बट हाँ, ओलंपियाड्स मतलब वही इस जर्नी में एक मेजर रोल प्ले किए। एलन में जैसे मैंने बताया कि ज्वाइन ही ओलंपियाड्स के बेसिस पे मैंने किया था। जूनियर साइंस ओलंपियाड मैंने 9th और 10th दोनों में क्लियर किया है। उसमें ओसीएससी कैंप तक गया था। अभी 12th में केमिस्ट्री ओलंपियाड के ओसीएससी कैंप क्लियर ग्रेट। किया। वही ओलंपियाड्स एक मेजर रोल तो प्ले करते हैं उनमें। ये कि आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उसमें बहुत हेल्प होता है। आपको मतलब नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जो नॉर्मली आप एडवांस के लेवल पे नहीं देखोगे। वही आप 2-3 नए बुक्स मिलते हैं, जैसे पाथफाइंडर हो गया, फिर 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स, ये वाली बुक्स जो हैं इनमें बहुत मतलब इंट्रिगिंग क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बहुत टाइम इनके कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट तो नहीं, बट एक दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहते हैं जो एडवांस में पूछ लेते हैं। ओके, अच्छा शेखर, आप इस पर क्या कहोगे? बहुत सारे ओलंपियाड, बहुत सारे एग्ज़ाम हम देते रहते हैं, लेकिन हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि उस एग्ज़ाम में जो मैंने पहले सोचा था कि मैं ये कर जाऊंगा या ये रैंक या मैं ये मेडल हासिल कर लूँगा, समटाइम हम नहीं भी कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि मैं इस साल भी अगर कोई ओलंपियाड दे रहा हूँ या फिर मैं नेक्स्ट ईयर भी दूंगा, तो मुझे इस माइंड, मतलब मैं अपना 100% दे रहा हूँ वो ओके है, लेकिन अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाऊँ तो उस चीज़ के लिए भी एक स्टूडेंट को रेडी रहना चाहिए। वही आप अगर कोई ओलंपियाड दे रहे हैं या फिर मतलब कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता है, आपने मेहनत किया पर मतलब किसी वजह से रिजल्ट नहीं आया, तो अब वही है कि मतलब उससे सीखने को तो मिला कि आपको आगे क्या नहीं करना है या फिर क्या चीज़ और बेहतर कर सकते थे। तो एक हिसाब से वो आपके ग्रोथ में ही हेल्प किया। बाकी अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में शेखर को मज़ा आता है? वही जब मतलब स्टार्ट किया था तब तो फिज़िक्स था, क्योंकि उसमें नए नए सिचुएशंस मिलते हैं तो इमेजिन करने में मज़ा आता था कि इसमें क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। वही मतलब वो स्टार्टिंग में तो एनएलएम चलता था, तो वही वो पूरा दिखता था कि हाँ ये बॉक्स मूव कर रहा है यहाँ पे वो सब। बाद में फिर मतलब धीरे धीरे जब और किया तो फिर बाद में मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि उसमें एक बार मतलब फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर लगता है कि नया कुछ भी नहीं बचा है। नया कुछ है नहीं, सारे सिचुएशंस देख लिए। तो वही मैथ्स में ये रहता था कि मैनिपुलेशंस जो हैं वो हर क्वेश्चन में नया मिलता था। तो उसमें मतलब कुल मिला के जिस सब्जेक्ट में नई चीज़ें मिल रही हैं उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता था, तो वही टुवर्ड्स द एंड मैथ्स ही फेवरेट था। अच्छा, क्या मैथ्स की कैलकुलेशन में बहुत बार सिली मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, तो कैसे उसे अवॉइड कैसे किया जाए? ये चीज़ मतलब मैंने भी फेस किया है। जब हमारा क्लास टेस्ट होते थे हर वीक, उसमें मैथ्स के हर वीक 2 क्लास टेस्ट रहते थे। एक कॉमन मिस्टेक जो हर बार होता था, 2 का फैक्टर हर बार मिस होता था मेरे से। कभी 2 से मल्टीप्लाई करना था, वो छोड़ दिया, दिखा ही नहीं। तो ये कि उसके लिए आप मतलब कंजस्टेड स्पेस में कैलकुलेशन मत करो। अगर कैलकुलेशंस किए हैं तो मतलब ढंग से पूरा कॉपी बनाओ, रीचेक करते समय ट्राई करो कि दोबारा से कैलकुलेशन करें। वही सेम चीज़ अगर मतलब आप फिर से पढ़ोगे वो चीज़ डिटेक्ट नहीं होता है। अगर आप दोबारा करोगे तो वो आइडेंटिफाई होता है। वो फिर मतलब अगर पूरा फ्रेश स्टार्ट करोगे उसका कैलकुलेशन, तब समझ में आता है कि हाँ वो आपको पुराना दिखेगा ही नहीं, तो नए में वो मिस्टेक पकड़ में आ जाती है। ओके, अच्छा चलिए हम सिली मिस्टेक्स की बात ही कर रहे हैं और टेस्ट की बात भी छेड़ ही दी है, तो जो एलन में टेस्ट होते हैं क्लासरूम में, वो कितना हेल्प करते हैं आपको? जैसे एक सिली मिस्टेक वाली बात हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे एक जो स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करते हैं एग्जाम में कि मैं पहले फिजिक्स को सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैथ को करूँगा, या फिर कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में इतना टाइम तो मेरा कैलकुलेशन में जाने वाला है। एक होता है ना कि एक आइडिया रहता है कि यार मैथ लेंदी होगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो क्या टेस्ट से ये हेल्प मिलती है कि हर बार आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि इस बार मैंने पहले ये पार्ट सॉल्व करके देख लिया, नेक्स्ट टाइम मैं ये करके देख लेता हूँ, तो मैं किस में ज़्यादा बेहतर हूँ, क्या मैं ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ? बहुत सारी चीज़ें आइडिया लग जाती है पहले ही। ये चीज़ें मतलब मैंने भी ट्राई किया था। एग्ज़ाम्स जो हमारे एलन में हो रहे थे
तो जे एडवांस के मॉक टेस्ट चलते थे। उनमें पहले मतलब एकदम जो स्टार्टिंग में कोटा आया, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था कि सबसे पहले केमिस्ट्री ख़त्म करो, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, क्योंकि मतलब वही जो कम टाइम ले रहा है उसको ख़त्म केमिस्ट्री कर सबसे दो। कम टाइम लेती है। केमिस्ट्री सबसे कम, फिर मोस्टली फिजिक्स जो है मैथ्स से कम ही टाइम लेता था। तो इस तरह से मतलब स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी रहती थी। तो बाद में जब मैथ्स में डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आए, फिजिक्स में भी डिफ़िकल्ट आए, और केमिस्ट्री में ये रहता था कि मतलब वो एक हिसाब से ब्रेक की तरह काम करता है, फिजिक्स और मैथ्स। बाद में मेरा ये स्ट्रैटेजी रहा कि मैं पहले फिजिक्स किया, बीच में केमिस्ट्री और फिर मैथ्स। फिजिक्स से स्टार्ट करने का ये रहता था कि वो जल्दी हो जाता है, उसमें मतलब 40 मिनट्स के अराउंड में एक पेपर का फिजिक्स ख़त्म हो जाता है, और उसमें डाउट्स भी नहीं रहते हैं। फिर केमिस्ट्री का ये रहता था कि वो एक हिसाब से एक ब्रेक की तरह काम कर रहा है। मैथ्स और फिजिक्स जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में केमिस्ट्री कर लो, तो एक ब्रेक जैसा मिल वो जाता एक है। ब्रेक टाइप का है। वो डायरेक्ट बस देखा कि क्या पूछ रहा है, वो टिक करते गए, वही, क्योंकि केमिस्ट्री में होता है, कैलकुलेशन होता नहीं है। तो मॉक टेस्ट आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पहले आइडिया एक दे देता है। अच्छा, क्या एग्ज़ाम फियर जैसा कभी आपको लगा, या फिर मॉक टेस्ट में एक प्रैक्टिस हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाता है, मैं कितने टाइम में पेपर ख़त्म करूँगा, कितने में मैं रीचेक उसे वापस कर लूँगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? टुवर्ड्स द स्टार्टिंग मतलब मॉक टेस्ट का फियर रहता था कि मतलब कल टेस्ट है या फिर अगले हफ्ते टेस्ट है, तो मतलब थोड़ा वो स्ट्रेस आता था उसकी वजह से। बाद में जाके जैसे जैसे मतलब टेस्ट देते गए तो वो फियर भी मतलब खत्म हो ही जाता है एक पॉइंट पे जाता है। जाके। अच्छा, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं अगर मैं टेस्ट की बात करूँ? 342 हाईएस्ट गए, 316। हाईएस्ट मार्क्स आने की खुशी कैसी होती है उस समय, कि इस बार मैंने एग्ज़ाम में इतना अच्छा किया, मतलब मैंने कुछ भी मिस्टेक्स नहीं छोड़ी है, या मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है? उसमें मतलब ज़्यादा खुश तो नहीं हुआ था वही मतलब बस देखा कि हाँ 342 है, रैंक सही है, तो ठीक है, अगले अगले के बारे में प्रिपेयर करूँ। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए शाबाशी कितनी ज़रूरी है? मतलब एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को समय समय पर अप्रिशिएट करते रहो। अगर वो अच्छा कर रहा है तो अप्रिशिएशन की नीड होती है। जब कभी आपने अच्छा किया हो, ओलंपियाड की बात करूँ या फिर अभी फ़िलहाल जैसे रिज़ल्ट आया, और अगर मम्मी पापा खुश होते हैं, वो प्राउड फील करते हैं, तो कैसा लगता है? उसमें अप्रिसिएशन से अच्छा तो लगता ही है, लेकिन वही मैं कहूँगा कि ये मतलब बच्चे टू बच्चा डिपेंड करेगा, क्योंकि मतलब आप खुद अगर जानते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा है, तो बाकियों का अप्रिसिएशन उतना मैटर उस टाइम पे नहीं करता है, क्योंकि आपको खुद पता है कि हाँ मैंने अच्छा किया है, तो आप सेटिस्फाइड रहते हो उससे। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ। ओके। अच्छा, एक टॉपर से अगर कोई सबसे ज़्यादा पूछना चाहता है, या फिर आपके जूनियर्स आपसे सुनना चाहेंगे, वो ये होगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की? क्लासेस आप गए, वो एक अलग टाइम हो गया, लेकिन उसके अलावा जब आप घर पे पढ़ते थे, तो कितने घंटे आपने अपनी पढ़ाई को दिए? और आप ज़्यादा दिन में पढ़ना पसंद करते थे, या फिर आप रात में पढ़ना पसंद करते थे? मेरा नॉर्मली तो रात को ही मैं पढ़ता था। यही कि मतलब रात को 2-3 बजे तक नॉर्मली जागता था। उसमें ये कि 6 घंटा हमारा कोचिंग ही रहता था, 7 आवर्स का स्लीप हो गया। उसके बाद फिर मतलब ऐसे मैंने कभी देखा नहीं कि कितने आवर्स का पढ़ाई हो रहा है। मतलब घंटे देख के आपने पढ़ाई नहीं की? वही मतलब बाकी काम अगर हो गया तो बाकी काम कर लिए, जैसे खाना खाना वो चीज़ें बीच में ब्रेक की तरह ही हो गया। बाकी टाइम तो पूरा मतलब और कुछ करने के लिए है ही नहीं तो करते ओके। रहो। अच्छा, डाउट्स आना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जेईई के लिए प्रिपेयर करना बिल्कुल भी आसान नहीं, जिसके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हर किसी को इंजीनियर बनना है। ऐसे में कितना ज़रूरी है आपके लिए समय समय पर अपने डाउट्स को आइडेंटिफाई करते रहना? क्या डाउट्स आना ये बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, पढ़ रहे हैं, मतलब डाउट्स आ रहे हैं? और अगर आते थे तो कैसे क्लियर करते थे? मतलब पहले अपने पीयर ग्रुप में डिस्कस करते, या सीधा टीचर से डिस्कस करते? डाउट्स मतलब इम्पोर्टेंट तो हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आपका वीक एरिया क्या है, और वही उन्हीं पे आपको मतलब वर्क भी करना है। वीक एरियाज अगर आपने कवर कर लिए तो आप मतलब एक अच्छे जगह पे हो प्रिपरेशन के हिसाब से। अब मेरे प्रिपरेशन में तो डाउट्स मेरे को बहुत आते थे। ये है कि हम लोग पीयर ग्रुप, ये है कि जो डाउट्स है वो मोस्टली कॉमन होते थे हम लोग के। तो पहले तो हम लोग आपस में ही डिस्कस करते थे कि अगर किसी से बन गया तो उसने कैसे बनाया, क्या मेथड यूज़ किया। और फिर नहीं बनता था तब हम लोग टीचर से पूछ लेते थे। टीचर्स भी इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव थे। कभी कभी मतलब टीचर्स की अगर क्लास ऑफ है तो हमने डायरेक्ट फ़ोटो खींच के ही भेज दी, तो भी वो हेल्प कर हेल्प कर देते देते थे। थे।
अच्छा, डाउट्स की भी बात हो गई, कितने घंटे आपने अपनी पढ़ाई को दिए ये बात भी आपने कर ली, लेकिन जैसे सबका रिवीजन का पैटर्न भी अलग होता है, तरीका अलग होता है, और सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम से ठीक पहले। आपको पता है आपका मेन एग्ज़ाम है, जेईई एडवांस्ड है, अब उससे पहले अगर 1-1.5 महीना बचा है तो ऑफकोर्स हम सारा मॉड्यूल उठा के दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपने क्या किया? क्या शुरू से इस चीज़ का ख्याल रखा और नोट्स बना के रखे क्लासरूम में, या फिर ऐसा था कि पहले से ही प्रिपेयर थे कि चलिए मैं ये चीज़ें लास्ट में, जैसे कुछ स्टूडेंट करते हैं ना, हाईलाइट कर लेते हैं पॉइंट्स को, तो हाईलाइट पॉइंट्स के थ्रू पढ़ाई करी या शॉर्ट नोट्स बनाए थे? नहीं, मैंने हाईलाइट कर रखा था। जैसे एनसीईआरटी में एनसीईआरटी एंड में केमिस्ट्री के लिए ही टीचर्स बोलते हैं कि आप करो, तो उस चीज़ के लिए मैंने वही मतलब अंडरलाइन कर लिए थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वही सारे पढ़े। और उसके अलावा तो वही सारे मॉड्यूल्स आप नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। वही मैंने मॉड्यूल्स जो स्टार्टिंग में 1.5 ईयर ऑलमोस्ट जो था, उसमें मॉड्यूल्स ही मोस्टली बनाए। मॉड्यूल्स में ऐसा देख लिया कि कोई डाउट बचा ना हो। उसके बाद जो असाइनमेंट्स थे उनका मतलब लेवल मॉड्यूल से ऊपर था, तो लास्ट मोमेंट पे वही मैंने असाइनमेंट्स ही बनाए, और वही एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही, और क्या जो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी या जो प्लानिंग पहले से प्रिपेयर की हुई थी माइंड में कि मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँगा, क्या वो एग्ज़ाम हॉल में एप्लीकेबल हो पाई उस वे में, या फिर वहाँ पर सिचुएशन कुछ और होती है, वहाँ पे चीज़ें क्या चेंज हो जाती है क्या? नहीं, इस साल तो मतलब पैटर्न पिछले साल से सिमिलर ही आया, तो हम लोग को बहुत सारा प्रैक्टिस ऑलरेडी करा रखा था इस पैटर्न का, ओके। तो उतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। मतलब जो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके गए थे वही चीज़ एप्लीकेबल हुआ। वही जैसे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उसी ऑर्डर में बनाया। तो इस साल तो उतना फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन वही जो एलन में हमारे पेपर्स हुए, उन्होंने भी मतलब बहुत पैटर्न चेंज किए ताकि हम लोग मतलब अडेप्ट हो जाए कि कोई भी पैटर्न आए उसमें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए आपके मार्क्स को उतना। तो ओके। उसके लिए यही है कि आप मतलब एक 5 मिनट स्टार्टिंग में जो पेपर है, 5 मिनट देख लो कि किस सेक्शन में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, किस में लग रहा है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है। उसके हिसाब से मतलब 5 मिनट निकाल के पेपर के ये स्ट्रैटेजी बना लो। उससे फ़ायदा रहता है, क्योंकि आपके फिर बाद में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे उस हिसाब से। ओके। तो पहले, सबसे पहले जैसे पेपर हाथ में आता है, एक बार आपको पूरा पेपर देख लेना चाहिए हाँ। कि कौन से पार्ट में क्या एग्जैक्टली क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि हार्ड है, इजी है, या कौन से हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ना ये भी सुनने को मिलता है जब भी हम टॉपर से बात करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आ जाता है तब सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि हमें लगता है मुझे सब आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे काम रहने की ज़रूरत है एक स्टूडेंट को? जब मतलब इजी पेपर रहता है तब नॉर्मली स्पीड जो है आपका ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही बढ़ होगा। जाता है। अब स्पीड ज़्यादा है तो उसमें गलतियां भी मतलब ज़्यादा होती हैं। आप कैलकुलेशन करते गए, आपको मान लीजिए बीच में कोई ट्रिकी सा क्वेश्चन आया, आप लेकिन वही कि लगातार इजी आ रहे हैं, तो आपको वही लगेगा कि ये तो फिर से इजी क्वेश्चन है, आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें गलती हो गई। उस तरह में ये कि मतलब पैटर्न अगर सॉरी क्वेश्चन पेपर अगर इजी आए चाहे डिफ़िकल्ट आए, आप मतलब एक कांस्टेंट पेस मेंटेन करो, वो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा रहता है। ताकि मतलब वही और फिर मतलब एक और बात रहती है, अगर कैलकुलेशन किए तो फिर वो डायरेक्ट उसी टाइम पे एक बार रीचेक कर लो कि कैलकुलेशन सही की है, गलत की है। उससे मतलब सिली मिस्टेक्स बहुत रिड्यूस होते हैं। अच्छा, वैसे तो आपने अपनी जर्नी में ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बता दी है, जो भी आप ही की तरह नेक्स्ट ईयर जेई को टारगेट कर रहे हैं और जो आप ही की तरह जेई एडवांस में इतना अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अंत में क्या कुछ एडवाइस करना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेनली तो स्टार्टिंग के 2 इयर्स में आप मतलब जो टीचर्स एडवाइस दे रहे हैं वही चीज़ सुनो। अगर कोई वीक एरियाज़ आ रहे हैं तो उन्हें स्टार्टिंग के 1.5 ईयर में ट्राई करो कि कवर कर लें, ताकि लास्ट के मतलब 3-4 महीनों में जो रिवीजन का टाइम रहता है उसमें आपके कोई वीक एरियाज़ ना बच जाएं। क्योंकि लास्ट में फिर थोड़ा बहुत पैनिक हो जाता है अगर वीक एरियाज़ बचे हुए हैं। आपको भी लगता है कि ये चीज़ तो अभी तक मैंने किया नहीं है, इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो चीज़ें आप स्टार्टिंग के 1.5 ईयर में कवर कर लो। उसके बाद जो रिवीजन का टाइम आता है उस टाइम पे ट्राई करो कि अपना मटेरियल लिमिटेड रखें। उस टाइम पे कुछ नया चीज़ स्टार्ट ना करें, क्योंकि उसमें अगर नया चीज़ स्टार्ट किए तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। और यही है कि डाउट्स आएंगे उस पर फिर कॉन्फिडेंस भी मतलब कम जाता है कि अभी क्यों डाउट्स आ रहे हैं, पूरा तो कवर कर चुका हूँ मैं। तो
और फिर वही लास्ट का 1 वीक के लिए मैं बोलूँगा कि लास्ट के 1 वीक में ट्राई करें कि आप काम रहें, जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्हीं को रिवाइज़ करें, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे उतना ध्यान ना दें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी बहुत सारे बना चुके होते हैं उस टाइम तक, बस वही अपने नोट्स ही रिवाइज़ करें। ओके, और वही that's it। बहुत सारी एडवाइजेस आपने अपने जूनियर्स को दे दिया, निश्चित तौर पर उन्हें बहुत हेल्प भी होने वाली है जो भी नेक्स्ट ईयर जेई को टारगेट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और एलन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल मुझे इस खास प्रोग्राम में यही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।